बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। क्या आपको पता है कि 1 किलो चावल प्राप्त करने के लिए 2000 लीटर पानी खर्च होता है? और ये स्थिति उन क्षेत्रों में है जहां पर ठीक ठाक वर्षा होती है। वहीं वो क्षेत्र जहां पर वर्षा कम होती है, वहीं 1 किलो चावल के पीछे 4000 लीटर पानी खर्च होता है। यानी धान की फसल में जल की बहुत ज्यादा खपत है। हालांकि चावल एक ऐसा अन्न है जो कि हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और विश्व स्तर पर इसका सेवन किया जाता है। हमारी थाली का ये बहुत महत्वपूर्ण अंग भी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धान की ये प्यास हमारे वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। हमारे वैज्ञानिक लगातार अनुसंधान कर रहे हैं ताकि ऐसी धान की किस्में विकसित की जा सके जिनमें पानी की खपत कम हो। आपको जानकर खुशी होगी कि पूसा ने हाल ही में 2 ऐसी धान की किस्में विकसित की हैं जिनमें कम पानी की खपत होती है। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे धान की, यानी ऐसी किस्मों के बारे में जिसे उगाकर हमारे किसान पानी की बचत भी कर सकते हैं और अच्छी फसल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कृषि विशेष की, यानी धान बनाए धनवान। चावल उत्पादन के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। यहाँ करीब 44 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर चावल बोया जाता है और इससे 10 करोड़ टन से भी अधिक की पैदावार ली जा रही है। 10 करोड़ टन में 1 अरब किलो होते हैं। इस तरह अगर 1 किलो चावल उगाने में 2000 लीटर पानी का भी औसत लिया जाए तो हर साल 2000 खरब लीटर पानी अकेले चावल उगाने में चला जाता है। इसमें बहुत बड़ी मात्रा भूमिगत जल की है। यही वजह है कि चावल कई जगहों पर भूजल स्तर को नीचे ले जाने का प्रमुख कारण बन रहा है। अधिक पानी गटक जाने की वजह से चावल को खलनायक समझना भी ठीक नहीं है। ये दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। भारत में 60% आबादी का पेट अकेले चावल भर रहा है। इस तथ्य ने वैज्ञानिकों को दोराहे पर खड़ा कर दिया है। यानी चावल उगाना कम नहीं किया जा सकता और पानी बचाना भी जरूरी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोई बीच का रास्ता है? जवाब है हाँ। अगर हमको धान की खेती को आगे कायम रखना है, जो कि हमारी जो फूड सिक्योरिटी है, खाद्यान्न सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, तो ये जरूरी है कि हम धान की खेती रोपाई विधि से छोड़ करके सीधी बिजाई की तरफ जाएं। धान की जब सीधी बिजाई करते हैं तो उसके कई फायदे हैं। पहला फायदा, पानी की कमी, करीब 30 से 35% पानी की बचत होती है। दूसरा, रोपाई में जो करीब 3 से 4 हज़ार रुपये प्रति एकड़ का खर्च आता है उसमें भी बचत होती है। और इसके साथ ही साथ जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन होता है वो रोपाई विधि में ज़्यादा होता है। धान की सीधी बिजाई करने में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में भी कमी आती है, करीब 30% के आसपास। 1990 के दौरान हमारे देश में करीब 2 करोड़ टन चावल का उत्पादन होता था। आज ये 10 करोड़ टन तक जा पहुंचा है। बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए आने वाले समय में और अधिक चावल उगाना होगा। जाहिर है कि पानी का खर्च भी बढ़ेगा। ये तथ्य भी वैज्ञानिकों की चिंता का बड़ा कारण बना हुआ है। ऐसे में कम पानी वाली विधियों को अपनाना बहुत जरूरी है। सीधी बिजाई यानी DSR इसी तरह की एक विधि है। दरअसल रोपाई विधि में धान रोपने के दौरान खेत में कई इंच पानी भरा जाता है। पानी की ये मात्रा अगले 15 दिनों तक बरकरार रखनी होती है। चावल की खेती में अधिक पानी लगने की ये सबसे बड़ी वजह है। सीधी बिजाई इसी वजह पर चोट करती है। इसमें पौध तैयार करने की बजाय बीज सीधा खेत में बो देते हैं। इस तरह खेत में कई इंच पानी खड़ा रखने की जरूरत नहीं होती। हालांकि इसके बावजूद सीधी बिजाई की हैं जिससे फसल की पैदावार में काफी प्रभाव पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूसा संस्थान ने 2 नई किस्में तैयार की हैं। एक पूसा बासमती 1979 है और दूसरी है पूसा बासमती 1985। 1979 किस्म को पूसा 1121 में सुधार कर तैयार किया गया है।
1121 बासमती की बहुत ही लोकप्रिय प्रजाति है जो 135 से 140 दिन में पककर तैयार हो जाती है। 1985 किस्म पूसा बासमती 1509 में सुधार करके विकसित की गई है। ये दोनों किस्में सीधी बिजाई के लिए यानी डीएसआर के लिए तैयार की गई हैं। सीधी बिजाई से जहां कई तरह के फायदे हैं, वहीं जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है कि मुख्य फसल के साथ खरपतवार काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये चुनौती इतनी बड़ी हो जाती है कि खरपतवारों को ठिकाने लगाना हमारे किसानों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यहाँ तक कि जब आप दवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो खरपतवार के साथ साथ धान को भी इससे नुकसान होता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए किसानों को, आइए देखते हैं। खरपतवार एक तरह के नहीं होते। सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती और दूसरे कई तरह के खरपतवार धान में उगाते हैं। सीधी बिजाई के दौरान सभी खरपतवारों को नष्ट करने के लिए अलग अलग तरह के रसायनों की जरूरत होगी। इससे फसल लागत बढ़ जाएगी और चावल में भी रसायनों का प्रदूषण बढ़ जाएगा। लेकिन इमाजेट हाइपर ऐसी दवा है जो लगभग सभी तरह के खरपतवारों को नष्ट कर देती है। लेकिन पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 पर इस दवा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इमाजेथाफिर हमारा अभी जो मार्केट में जितना अवेलेबल खरपतवार नाशी है, हर्बिसाइड है, उनमें अच्छा है, सबसे अच्छा है। क्योंकि इनसे आप जो संकीर्ण पत्ते वाली खरपतवार, चौड़ा पत्ते वाली खरपतवार और कुछ जो सेज होता है, मोथा टाइप का जो खरपतवार है, लगभग इससे कंट्रोल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो बाजार में आजकल उपलब्ध है खरपतवार नाशी में से इमाजेथाफिर सबसे अच्छा लगता है मुझे। और इसी को इसीलिए टारगेट करके सारे जो हर्बिसाइड टॉलरेंट किस्में विकसित हो रहा है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान बड़े पैमाने पर बोया जाता है। यहाँ सिंचाई के लिए ज्यादातर जमीन भूजल पर निर्भर है। पानी के बहुत अधिक दोहन के कारण इन क्षेत्रों में भूजल स्तर लगातार नीचे खिसक रहा है। ऐसे में पानी की किल्लत होती ही है। लवणों का प्रतिशत बढ़ने से पानी खराब भी हो जाता है। 1970 के दशक में जहाँ पर 10 मीटर में पूरे राज्य का औसत था, अब वो करीब 30 मीटर तक जा चुका है। तो पानी अगर हमको बचाना है तो धान की रोपाई विधि को छोड़ करके धान की सीधी बिजाई को अपनाना होगा। ये बहुत ज़रूरी है। अगर धान की खेती इस क्षेत्र में और पूरे देश की मैं बात करूंगा, उन क्षेत्रों को छोड़ करके जहाँ पे पर्याप्त वर्षा होती है। धान रोपाई के समय मजदूर भी एक बड़ी समस्या है। कई बार किसानों को समय पर लेबर नहीं मिल पाती, जिससे रोपाई में देरी हो जाती है। लेकिन सीधी बिजाई में मजदूरों की जरूरत नहीं पड़ती। मशीनों की सहायता से आप इसे आसानी से बो सकते हैं। हिसाब किताब लगाने से पता चलता है कि 1 एकड़ की रोपाई में करीब 4000 रुपए खर्च आता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ये दोनों किस्में पानी के साथ साथ लागत पर भी आने वाला खर्च घटाती हैं। बहरहाल पूसा संस्थान ने इसी 22 मई को सीधी बिजाई वाली ये दोनों प्रजातियां लॉन्च की हैं और किसानों को 8-8 किलो बीज के पैकेट भी बांटे हैं। धान की सीधी बिजाई एक सटीक साधन सामने प्रकट हुआ है और किसानों ने इसको बखूबी इस्तेमाल करके ये दिखाया है कि किस तरह से हम भूजल का जो उपयोग कर रहे हैं उसमें कटौती कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो पर्यावरण में ग्रीन हाउस गैस है जो उत्सर्जन होता है और पर्यावरण को बदलाव में अहम भूमिका निभा रही है, उसको भी हम रोक सकते हैं। और जो अभी वर्तमान में श्रमिकों की समस्या उभरी है, जो बहुत सारे काश्तकार अब परेशान होते हैं कि समय पर उनको लेबर नहीं मिलता, तो इन 3 मुख्य बिंदुओं को देखते हुए धान की सीधी बिजाई अच्छी तकनीक सामने आई है। तो धान की सीधी बिजाई में 2 नई प्रजातियों का विकसित किया गया। एक पूसा बासमती 1979 1979 और पूसा बासमती 1985 1985। ये दोनों जो मुख्यतः हमारे बासमती की प्रजातियां रही हैं, इन दोनों को ही सुदृढ़ करके इसमें वो जीन डाले गए जिससे कि जो खरपतवार नाशक दवा होता है उससे प्रति वो प्रतिरोधक हैं, उस पर उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा खेतों में धान की सीधी बिजाई कर सकेंगे। और इस पद्धति को अपनाने से किसान भाई को जो शुरू में पलेवा करके या
पूरा पानी भरना पड़ता था खेत में, उसके बाद धान रोपाई करते थे, वो हमारा जल बच जाएगा। और विशेषकर जो पूसा बासमती 1509 है वो लगभग 107 से 110 दिन में तैयार हो जाता है, और आम धान की प्रजातियों की अपेक्षा ये जल्दी तैयार हो जाता है। तो इसके दो फायदे होंगे, एक दोबारा और सिंचाई हमें 1 सप्ताह कम करना पड़ेगा, दूसरा जो दूसरे फसल लेना चाहते हैं जैसे आलू की खेती है वो भी किसान अच्छे पूर्वक कर सकेंगे। आज इसी के लिए एक गोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें इन दोनों प्रजातियों के बीज किसानों को दिए गए। प्रति किसान को 8 किलो बीज दिया गया है, ताकि, और वो भी इसलिए कि अपने जगह पर वो धान की सीधी बिजाई करके देखें। और ये बीज आज जो किसान भाई लेके गए हैं उनको हम लोग को एक शिक्षित करना था, प्रशिक्षित करना था, साथ में ये बीज दिए हैं ताकि इन क्षेत्रों में इस बार किसान इसको लगा करके देखें, और इससे जो तैयार बीज होगा अगले बार वो स्वतः अपने क्षेत्र में और आसपास के किसानों को भी दे सकते हैं, और ये पद्धति भी का भी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार हो सकेगा। अगर आप बाजार से बीज खरीदना चाहते हैं तो जरा सावधान रहें और सिर्फ अधिकृत विक्रेताओं से ही बीज खरीदें। पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 के लिए अभी सिर्फ एक कंपनी को ही लाइसेंस दिया गया है। दूसरी कुछ और कंपनियां भी इसका बीज तैयार कर रही हैं, लेकिन उन्हें अभी समय लगेगा और ये अगले साल तक ही किसानों को बीज उपलब्ध करा पाएंगे। अधिकृत विक्रेताओं को रोबिनोवीड का ट्रेडमार्क दिया गया है। जिस पैकेट पर ये ट्रेडमार्क हो उसे ही खरीदना है। उत्पत्ति है इस लोगो की। एक वैज्ञानिक थे तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय में, डॉक्टर प्रोफेसर रोबिन, और उन्होंने सबसे पहले ये जो म्यूटेंट हर्बिसाइड टॉलरेंट का है उसको चिन्हित किया था। और दुर्भाग्यवश करीब 6-7 साल पहले इसी तरह से एक राइस की मीटिंग थी जोरहट में, और वो अपना प्रेजेंटेशन दे रहे थे इस म्यूटेंट के ऊपर, इसके बारे में बता रहे थे, और उसी समय उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था और वहीं पे गिर पड़े थे, और दुर्भाग्यवश हम लोग उनको बचा नहीं पाए और हमारे बीच नहीं रहे। तो उनके नाम पे इस का हमने ट्रेडमार्क रोबिनोवीड लिखा है। दोनों ही बीज नए हैं, इसीलिए कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने किसानों को बीज के साथ साथ सावधानियों का पर्चा भी दिया है। उनका कहना था कि जितने अच्छे से फसल की देखभाल होगी उतने ही लंबे समय तक ये टेक्नोलॉजी चलेगी। बीज खेती का एक बहुत ही आवश्यक अवयव है, और अगर ये घटक सही नहीं हो तो आपकी जितनी भी मेहनत है, चाहे खाद की बात करो, पानी की बात करो, आपके खेत की जुताई बुआई की बात करो, वो सभी व्यर्थ हो जाते हैं। और विभिन्न प्रयोगों के द्वारा भारत में, हमारे देश में या विदेशों में भी जितने जो तजर्बे किए गए कि अगर आप एक ही किस्म पूसा बासमती 1121 का बीज, एक आप वो उच्च गुणवत्ता का या शुद्ध बीज नहीं है 1121 का, अगर आप उन्नत बीज लेते हैं उससे लगभग 15 से 20% का जो पैदावार में प्रति यूनिट में, एकड़ की बात करो, हेक्टेयर की बात करो, तो उसका नुकसान किसान को होता है अगर वो उत्तम गुणवत्ता का बीज नहीं लेते हैं। कोरोना के दौरान जब मजदूर नहीं मिल पा रहे थे तो धान की सीधी बिजाई के चलन में बढ़ोतरी देखी गई, खास तौर से पंजाब में, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार से यहाँ मजदूर नहीं पहुँच पा रहे थे। इसी के साथ ही कृषि विशेष में यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन किसानों से जिन्होंने इन दोनों ही किस्मों का इस्तेमाल किया। जी हाँ, प्रयोग के दौरान इससे सफलतापूर्वक उन्होंने धान की फसल प्राप्त की। मिलवाएंगे ऐसे ही किसानों से छोटे से ब्रेक के बाद। बढ़ती गर्मी मत्स्य पालकों की बढ़ाती परेशानी। कम पानी में कैसे रखें मछलियों का विशेष ध्यान। गर्मियों में क्या है जल की रानी की समस्या और समाधान। देखिए गर्मी में मत्स्य पालन और प्रबंधन कार्यक्रम अपना पशु चिकित्सक में लाइव इस रविवार शाम 6:30 पर सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
सीधी बिजाई के माध्यम से धान की फसल लेना चाहते हैं तो ऐसे में आवश्यक है कि इसकी अवधि का भी ध्यान रखें, यानी 20 मई से लेकर 15 जून तक इसकी आप बुआई बिजाई कर लें। अगर इसे लेट करेंगे तो आपको अच्छी फसल प्राप्त नहीं होगी। वहीं 1 एकड़ भूमि के लिए आपको 8 किलो बीज की आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि कैसे हमारे किसान इन किस्मों का लाभ ले रहे हैं और पूसा की तरफ से भी उन्हें 8 किलो के बीज का बैग उपलब्ध कराया गया। पंजाब और हरियाणा में गेहूं के बाद धान बोने का बहुत ज्यादा चलन है। धान की सीधी बिजाई के 2 तरीके हैं। पहला तरीका तर बतर विधि। इसमें गेहूं काटने के बाद खेत की 2-3 जुताई करते हैं और पाटा लगाकर लेजर से खेत की लेवलिंग कर देते हैं। लेवलिंग करना बहुत जरूरी है। इससे जमीन पूरी तरह से समतल हो जाती है और खेत में हर जगह पानी एक समान ही पहुंचता है। समतल करने के बाद खेत में पानी आप लगा लें, क्योंकि बुआई करने के बाद पानी पहली बार आप लगाएंगे 18 से 20 दिन के बाद, और पानी लगाने के बाद जब ही खेत में चलने लायक हो जाता है उस समय आप दवा का छिड़काव इसका कर दें। इस दवा से सारे खरपतवार बहुत अच्छी तरह से नियंत्रण उनका हो जाता है। बहुत सी जगहों पर सांठी नाम का एक खरपतवार उगता है। ये बहुत ही खतरनाक घास है। इसकी शाखाएं जमीन पर काफी दूर तक फैलती हैं। जिन खेतों में ये घास उगती है उसमें इसके प्रबंधन के लिए अलग से इंतजाम करना होगा। पेंडामेथिलीन दवा सांठी पर बहुत असरदार है। बस आपको बुआई के 48 घंटे के अंदर अंदर इसे छिड़कना है। छिड़कने के लिए 1200 से 1500 मिलीलीटर दवा लें, उसे 200 लीटर पानी में घोलें और छिड़काव कर दें। इसके बाद खेत में सांठी नहीं उगेगी, लेकिन दूसरे खरपतवारों के लिए इमाज़ेथापायर ही इस्तेमाल करना होगा। दूसरी विधि में गेहूं की कटाई के बाद खेत को जोत लेंगे और फिर पाटा लगाकर लेजर लेवलिंग कर लेंगे। इसके बाद सीधे सीड ड्रिल से बिजाई कर देंगे। इस विधि में पानी बिजाई के बाद देना होता है। जिन खेतों में सांठी उगने का खतरा है वहां पहला पानी देने के बाद जब भी मिट्टी में पैर जमने लगे तो पेंडामेथिलीन के घोल का छिड़काव कर देंगे। अगर सांठी की समस्या नहीं है तो इस दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 18-20 दिन बाद इमाज़ेथापायर का छिड़काव जरूर करना होगा। स्प्रे करें तो बहुत ध्यान रखें, वरना पड़ोसी से झगड़े के चांस बढ़ जाएंगे कि हमारा तो आपने अपना तो बचा लिया और हमारा लेट हो गया, तो उसका ध्यान रखें। और बहुत ज़रूरी है तो लगाने से पहले वो थोड़ा गैप का आप विशेष ध्यान रखेंगे। बुआई सीड ड्रिल से ही करनी है ताकि कतारों और पौधों के बीच पर्याप्त दूरी रखी जा सके। हाँ, बोने से पहले 8 किलो बीज को 20 ग्राम बावेस्टीन और 1 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से उपचारित जरूर कर लें। ऐसा करने से बीज के ऊपर परत जम जाती है और फफूंद जनित साथ ही जीवाणु जनित बीमारियों से बचा रहता है। बीते 22 मई को पूसा संस्थान द्वारा इन दोनों ही किस्मों को लॉन्च किया गया और देश के विभिन्न हिस्सों से यहाँ पर प्रगतिशील किसान पहुँचे। किसानों के बीच में धान की इस किस्म को लेकर काफी उत्साह भी दिखाई दिया और इन्होंने खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण ट्रेनिंग भी प्राप्त की। जिन किसानों को बुलाया गया उनमें प्रीतम सिंह सबसे प्रमुख थे। पानीपत निवासी प्रीतम सिंह लंबे समय से पूसा संस्थान से जुड़े हैं और इनका काम बीज उत्पादन करना ही है। प्रीतम सिंह पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 के बीज उत्पादन कार्यक्रम का भी अहम हिस्सा रहे हैं। उन्होंने अपने यहाँ इन किस्मों को बोया है और अच्छा उत्पादन भी प्राप्त किया है। कुछ लोगों का कहना है कि बासमती या धान पंजाब हरियाणा की खेती नहीं है, लेकिन ये भी सभी हम जानते हैं कि इतनी और कोई फसल टिकाऊ नहीं मिली हमें धान जितनी जो सुनिश्चित कर सके। इसमें कि पानी ज़्यादा लगता है तो हमारी मजबूरी है कि हम धान को छोड़ नहीं सकते। तो उसके लिए कुछ उपाय किए जा सकते हैं कि हम पानी भी कुछ सेविंग कर लें और हमारी खेती भी कंटिन्यू रहे। तो जैसे जैसे समय के साथ तब्दीलियां आई तो साइंटिस्टों ने भी इसके कई समाधान दिए, जिसमें एक सिस्टम आया DSR का। तो DSR में 2009 से कर रहा हूँ, 40-40, 50-50 एकड़ में भी मैंने किया। तो उसमें कुछ मजबूरियां आई जिसकी वजह से हमें वो कम करना पड़ा, हमें पीछे हटना पड़ा। तो क्यों ये मजबूरी है कि पानी बचाना, अगर पानी है तो खेती है,
अगर हम पानी आज सेविंग नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें इसके लिए मुआफ शायद नहीं करेंगी। तो जो ये अभी आज चर्चा चल रही है 1985 और 1979, तो जिस चीज़ से हमें मजबूरी थी, जिस समस्या के कारण हम पीछे हटे थे, मेरे को लगता है कि ये उन समस्याओं का काफ़ी हद तक समाधान कर रही है। एक तो डीएसआर में एक हफ्ता समय वैसे ही कम हो जाता है दूसरी रोपाई विधि से, तो एक हफ्ते का पानी तो वो सेविंग होता है। दूसरा, अगर 1985 की बात करें तो 1509 से इसका टाइम 5-6 दिन वैसे ही कम है। अगर रोपाई से लगाएंगे या डीएसआर करेंगे तो इसका अगर 1509 की डीएसआर करते हैं और इसकी डीएसआर करते हैं तो ये 5-6 दिन उससे कम लेगी। मेरे खेत में बीज की बुआई से लेकर के कटाई तक का जो समय इसने 6 से 7 दिन लिया, 106-7 दिन का समय लिया इसने कुल, मेरे हिसाब से कि आज तक की सबसे कम अवधि की फसल है। हरियाणा और पंजाब में धान बहुत ज्यादा बोया जाता है। समस्या ये है कि कई बार मिट्टी में पड़े पिछले साल के बीज भी उगाते हैं। प्रयोग के दौरान देखा गया कि नई प्रजातियों के उत्पादन में जब इमाज़े थापायर का छिड़काव किया गया तो धान के पुराने पौधे भी नष्ट हो गए और शुद्ध बीज की प्राप्ति हुई। पीछे बरसात ज्यादा हो गई थी, एकदम से पानी आ गया तो पानी निकलते टाइम लगा। मेरी स्प्रे तो 30 दिन बाद हुई थी। इतने वीड हो गए थे खेत में कि मेरे को लग नहीं रहा था कि ये मर जाएंगे, लेकिन डॉक्टर साहब ने देखी और कमिश्नर साहब ने भी देखी थी फसल, कहीं देखने को एक वीड नहीं बचा था, ना कोई दूसरी वैरायटी का धान बचा, ना कुछ उसमें बचा। ये टेक्नोलॉजी, पानी को अगर हमें बचाना है, खेती को जिंदा रखना है, तो मैं समझता हूँ कि आज के दिन की एक वरदान है। पैदावार की बात करें, 1985 की मेरे खेत में डीएसआर विधि से 27 क्विंटल हाथ का कटा हुआ क्लीन किया हुआ वजन, कंबाइन का नहीं मैं बता रहा हूँ, मॉइस्चर वाला नहीं कह रहा हूँ, जिसमें 11 या 12 मॉइस्चर हो सकता है हाथ के कटे का, सफाई करके जो मैंने वजन लिया 27 क्विंटल डीएसआर का, 14 जून को मैंने बोया था और 1-2 अक्टूबर को कट गया था मेरा। हाथ से कटाई करके उसको जड़ाई करके पंखा लगा के जो मैंने 27 क्विंटल इसका पैदावार लिया। इसी तरह 1979 का मेरे यहाँ 23 से लेके 23.5 क्विंटल के बीच में उसका उत्पादन आया। इसी तरह दूसरे कई किसान भी गोष्ठी में मौजूद थे। कोई 40 साल से पूसा संस्थान से जुड़ा था तो कोई 20 साल से। ये ऐसे किसान हैं जो हर नई किस्म को जल्द ही अपना लेते हैं। सीधी बिजाई वाली इन दोनों किस्मों को लेकर भी ये किसान काफी उत्साहित हैं। इसकी रोपाई हमारा जो है 15 जुलाई तक हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये 10 दिन तो शॉर्ट वैरायटी है। क्योंकि मैंने यहाँ फील्ड पे आके देखा डॉक्टर साहब के पर, ये नई प्रजाति जो आई है, ये प्रजाति जो है 15 दिन पहले पक जाती है। उत्पादन भी देखा मैंने कि बाली बड़ी लंबी है, दानों की संख्या गिन के देखी कि एक बाली में 150 दाने हैं, तो मैंने अनुमान लगाया कि इसकी पैदावार जो है 30 कुंटल एकड़ की आनी चाहिए। पूसा संस्थान से तकरीबन 1998 से जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो इनकी थी पूसा 44 जो मोटे दाने में आती थी वो लगाते थे। बाद में इनकी PB1 आई, वो लगानी शुरू करी। 2009 के करीब इनकी 1401 आ गई, जिसकी हमारी रानिया बेल्ट में औसत पैदावार बहुत ही अच्छी आई। तकरीबन 30 से 32 क्विंटल तक लोगों ने बड़े चाव से लगाई और आज तक ये लग रही है। मुख्यतः हमारे एरिया में 1401 लगाई जाती है और आज डीएसआर कर रहे हैं सभी, तो बहुत ही किसानों को फ़ायदा हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ पूसा संस्थान का, जो हमारे ये नए बीज हर साल उत्पन्न करते हैं, पैदा करते हैं और किसानों को वितरित करते हैं। धन्यवाद जी। धान मुख्यतः 2 तरह से लगाया जाता है, एक तो पुरानी विधि जो नर्सरी डालते हैं, एक नई विधि जो है डीएसआर। इन दोनों का टाइम पीरियड थोड़ा अलग अलग है, क्योंकि नर्सरी को 25 से 30 दिन लगते हैं नर्सरी पूरी तैयार होने में, उसके बाद खेत में उखाड़ के ट्रांसप्लांट की जाती है। मगर जो हम डीएसआर करते हैं उसके अंदर ट्रांसप्लांट नहीं करनी पड़ती। नर्सरी डालने से थोड़े दिन फालतू लगते हैं और आप सीधी बिजाई करोगे वो 5-7 दिन कम हो जाते हैं, क्योंकि पौधा एक बार उखाड़ने पे दोबारा हरा होता है, वो कुछ दिन फालतू लेता है। जो डीएसआर है वो डायरेक्ट होता है, उससे बहुत बढ़िया रहती है। IIR पूसा नई दिल्ली से 2005 से जुड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर पूसा की विभिन्न किस्में साइंटिस्टों द्वारा समय समय पर किसानों को दी गई हैं। कुछ लंबे समय की किस्में जो कि 150 से 160 दिन, उसके बाद जैसे जैसे साइंटिस्टों ने इनमें सुधार करके
कम दिन की वैरायटी हमारे को दी 15-9, 16-92, 11-21, इस तरह धीरे धीरे सुधार करते हुए जिसमें कम ब्लास्ट है वो किस्में हमारे किसानों को पूसा संस्थान की तरफ से दी गई लगातार। लेकिन अब इस समय हमारे देश में चावल की खेती जैसे जैसे बढ़ रही है तो पानी की खपत ज़्यादा होने के कारण पानी की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, पानी कम हो रहा है। इसके लिए पूसा संस्थान ने नई तकनीक जिसको हम सीधी बिजाई का नाम देते हैं। धान की फसल जिस तरह पानी की कमी का कारण बन रही है, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या बासमती की खेती को बंद किया जा सकता है। लेकिन क्योंकि ये किसानों के लिए बहुत लाभदायक फसल है, इसलिए फसल पर प्रतिबंध के बजाय दूसरे विकल्पों पर गौर किया गया और ऐसी तकनीक विकसित की गई जिससे फसल भी उगती रहे और पानी की भी बचत होती रहे। पूसा बासमती 1979 और पूसा बासमती 1985 इसी सिलसिले की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, धान बनाए धनवान। ऐसा हम आपको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन किस्मों से जहां आपकी लागत घटेगी वही मुनाफा भी बढ़ेगा। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए आप हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष आपका अपना कार्यक्रम है। अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आए तो आप हमें ईमेल कर या पत्र लिखकर इसकी जानकारी अवश्य दें। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को और बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में एक नए विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। चटपटे सब कुछ ठीक ही तो है। तुम एक काम करो कि तुम कोई काम मत करो। मैं जाता हूँ बाजार क्योंकि मुझे कुछ सब्जियां लानी है और आके मैं तुम्हें ग्रोवर स्पेशल लस्सी पिलाऊंगा। उसके बाद तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। मैं आके सुनता हूँ। अरे तुम टेंशन मत लो। सिर्फ डीडी नेशनल पर देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।